बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे लेक्चर में मैं आपको एनटीएस के ज़रिए जितने भी केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, जितने भी मैंने टेस्ट दिए हुए तो मोस्टली यही एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। जो इदारा है एनटीएस टेस्टिंग जो एजेंसी है, ख्वाह वो फर्टिलाइज़र के लिए कोई हायरिंग कर रही हो या ओजीडीसीएल के लिए या किसी और इंडस्ट्री के लिए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरिंग होती है थ्रू एनटीएस, स्पेशली केमिकल इंजीनियर्स के लिए। तो एनटीएस वाले यही मोस्टली एमसीक्यूज़ उठाते हैं। तो पहला जो मैं अब पोर्शन एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करूँगा तो ये थर्मोडायनेमिक्स से है। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज़ है डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस। जब भी एनटीएस का टेस्ट होता है केमिकल इंजीनियर्स के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस पे लाजमी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाना है P + F = C+2। इसमें P शो करता है नंबर ऑफ पेजेस, F को आपने फाइंड करना है। इधर इस फार्मूले में F शो कर रहा है नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम एनालिसिस, C मीन कंपोनेंट्स। तो लेट्स सपोज मैं ट्रिपल पॉइंट के लिए फाइंड करना चाहता हूँ। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर के तीनों पेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, वाटर, लिक्विड और वेपर्स, ये तीनों जो पेजेस होते हैं वाटर के, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब को एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे। तो अगर आपने वाटर की ट्रिपल पॉइंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस फाइंड करना हो तो क्या करोगे, इस फार्मूले में पी की जगह 3 डालोगे, क्योंकि वाटर का ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं। तो पी की जगह 3 लगाओ, एफ को फाइंड करना है और कंपोनेंट की जगह सी की जगह 1 लगाओ, क्योंकि हमारे पास एक ही कंपोनेंट है वाटर। अगर राइस है या लिक्विड वाटर है या वाटर के वेपर्स है, कंपोनेंट तो एक है लेकिन उसके पेजेस डिफरेंट हैं, लिहाजा आप एफ़ फाइंड कर सकते हैं। तो इधर आप एक लगाओ, 1 + 2 इसे 3 बन गया, पेजेस भी 3 है, 3 - 3। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस हमारे पास इधर 0 आएगा। ठीक है। अब अगर दो पेजेस की दो कंपोनेंट्स की ज़िक्र हो जाए क्वेश्चन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अमोनिया और एसीटोन है और उसका वेपर पेज भी है, लिक्विड पेज भी है, तो आपने फिर पेजेस की जगह 2 अगर लगाना है तो इधर कंपोनेंट की जगह भी 2 लगाना है, क्योंकि आपके साथ अमोनिया एक कंपोनेंट है, साथ एसीटोन भी आ गया। इस तरह अगर बेंजीन टॉल्यूइन है तो कंपोनेंट्स और पेज को आपने सही गौर करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में कितने पेज है, कितने कंपोनेंट्स है, तो आपके साथ एफ इजीली निकल सकते हैं। दूसरा जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज आता है एनटीएस में केमिकल इंजीनियर्स के लिए, वो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम से आता है। ओपन सिस्टम हमारे पास वही सिस्टम होता है जिसमें मास आप इन कर सकते हो और मास निकाल भी सकते हो, एनर्जी आप इन कर सकते हो, एनर्जी निकलती भी है कंटिन्यूसली। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन सिस्टम की एग्ज़ाम्पल आप ह्यूमन बॉडी ले लें। ह्यूमन बॉडी मास भी ह्यूमन बॉडी से ट्रांसफ़र भी होता है, इन भी होता है, और साथ एनर्जी भी इन आउट होती है। ये ओपन सिस्टम हो गया आपके पास। या अगर लेट सपोज एक कंप्रेसर है, उसमें गैस आती है, गैस कंप्रेस होती है, उसमें एनर्जी ऐड होती है और साथ गैस जाती भी है, उस हाई एनर्जी के साथ जाता है। तो एक मास भी आ रहा है, एक ख़ास अमाउंट ऑफ गैस आती है कंप्रेसर में, एक ख़ास एनर्जी के साथ आती है। आप कंप्रेसर में एनर्जी ऐड भी करते हो, कंप्रेशन के लिए आप मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो एनर्जी इन और आउट दोनों होते हैं। तो ये आपके साथ ओपन सिस्टम होता है। अब क्लोज सिस्टम वही सिस्टम होता है जिसमें मास का दखल ना हो, मास इन मास आउट 0 हो, एक ख़ास अमाउंट अंदर हो, उस पे ही काम हो रहा, वो आपका सिस्टम हो। लेकिन एनर्जी का इन आउट आपके साथ सिस्टम से एनर्जी इन भी हो सकती हो, एनर्जी आउट भी हो सकती हो, और मास इन आउट ना हो, तो उसको आप क्या कहते हो, क्लोज सिस्टम। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ एक सिलेंडर है, सिलेंडर, और वो इंसुलेटेड नहीं है और उसके अंदर गैस भरा हुआ है, और सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है। तो गैस तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, आपने ऊपर से वेल्व क्लोज़ किया हुआ है, पिस्टन क्लोज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर एक ख़ास अमाउंट तो मौजूद है, मास का इन आउट तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और गैस की टेम्परेचर में फ़र्क है तो
बाहर से अंदर एनर्जी जा सकती है, अंदर से बाहर एनर्जी आ सकती है। तो ये आपके साथ एक क्लोज सिस्टम हो गया। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वही सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इन आउट ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल एक थर्मास फ्लास्क है, उसके अंदर आप गर्म टी रखते हो, तो गर्म टी जब आप रखते हो उसके ऊपर आप वो जो पिस्टन है उसको क्लोज टाइटली बंद कर देते हो, तो 15-20 मिनट बाद अगर उसकी इंसुलेशन परफेक्ट है तो 15 मिनट बाद भी वही टेम्परेचर होगा अंदर। टेम्परेचर एनर्जी इन्वायरमेंट को उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मास तो वैसे भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टी अपने रखी है उसके अंदर। तो ये आपके साथ आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस पे भी एक एमसीक्यूज़ लाजमी आता है। और इसके अलावा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इस पे तो लाजमी एमसीक्यूज़ आता है टेस्ट में या किसी और केमिकल इंजीनियरिंग के। अब ये जो वीडियो है ये मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इदारा ओटीएस हो गया या फेडरल हो गया कमीशन या और जितने भी इदारे टेस्ट लेंगे तो इन टॉपिक से लाजमी एक एमसीक्यूज़ होता है। और स्पेशली इन टेस्ट से तो ये 100% यही एमसीक्यूज़ ही आते हैं। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से लाजमी एक एमसीक्यूज़ आता है। अब मैं आपको बताऊँ कि एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती हैं, और एक्सटेंसिव वही प्रॉपर्टी होती है जिसका मास से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अगर वाइट बोर्ड है क्लासरूम में, वाइट बोर्ड पे अगर आप वाइट बोर्ड के टॉप पे आप हाथ रख दे तो उसका टेम्परेचर एक होगा, बॉटम पे हाथ रखे तो वही टेम्परेचर होगा। वाइट बोर्ड की मास को आप कम कर दे, उसको काट ले तो वाइट बोर्ड की टेम्परेचर पे कुछ असर नहीं पड़ना। लिहाजा टेम्परेचर आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह अगर प्रेशर है एक रूम में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक रूम में एक दो बंदे बैठे हुए हैं, 3 बंदे बैठे हुए तो सब पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बंदा एक चला जाए, मास कम हो जाए रूम के अंदर, तब भी प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मास का और प्रेशर का भी कुछ लेना देना। लिहाजा इंटेंसिव वही प्रॉपर्टी है जो उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट। और एक्सटेंसिव वही प्रॉपर्टी है जो मास डिपेंडेंट हो, जो मास पे डिपेंड करता हो, वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मास मास बजाद खुद इट्स सेल्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो अगर कंटेनर में आपके साथ 1 kg, आप किसी कंटेनर में या आपके साथ 1 kg शुगर पड़ा है, अगर आप उससे हाफ kg उठा ले तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा, 0.5 kg है। तो लिहाजा मास में चेंज आ सकता है मास को कम करने या ज़्यादा करने से। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोस्टली एक्सटेंसिव, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आपके साथ इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। अब आपके साथ लेट सपोज डेंसिटी है रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास भी आपके साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव बट एक्सटेंसिव आपके साथ इंटेंसिव, डेंसिटी आती है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम आपके साथ एक्सटेंसिव। देखो अगर एक वाइट बोर्ड है, इसका एक ख़ास वॉल्यूम है, उसको आप दरमियान में काट लें, मास उससे हटा दे आधा, तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी ना। तो मास कम या ज़्यादा करने से उस पर असर पड़ गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, लिहाजा वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चौथे नंबर एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। वर्क डन। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो सिस्टम आपके साथ वर्क करते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो सिस्टम पे वर्क होता है उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंप है, ठीक है, एक पंप है, आप इलेक्ट्रिकल मोटर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसे देते हो, ठीक है, आप मतलब सिस्टम को वर्क दे रहे हो। बाहर से सिस्टम में एनर्जी दाखिल हो रही है, वर्क हो रहा है बाहर से अंदर सिस्टम की तरफ, तो ये वर्क आप नेगेटिव कंसिडर करोगे क्योंकि कंज्यूमिंग वर्क है। आप बाहर से एनर्जी वेस्ट कर एनर्जी बाहर से दे रहे हो, सिस्टम को एनर्जी सर्व कर रहे हो, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंप को आपने चलाना है, तो पंप को आप मोटर के ज़रिए एनर्जी दोगे, वर्क करेगा मोटर, वो उसके इम्पेलर्स को चलाएगा, तो बाहर से एनर्जी एंटर हो गई तो ऐसे वर्क हो गया, बाहर से सिस्टम पे वर्क हो गया, तो ये नेगेटिव वर्क है। और पॉजिटिव वर्क वही है जो सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक टरबाइन है, टरबाइन आपको वर्क देता है, स्टीम आती है एक ख़ास टेम्परेचर प्रेशर पे, वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन के आगे जनरेटर लगा हुआ होता है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क चला गया, एक यूज़फुल वर्क हो गया आपके पास, तो वो आपके साथ पॉजिटिव कंसिडर होगा। और हीट इसका अपोजिट है। फॉर एग्जांपल हीट रिलीज बाय सिस्टम इज़ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, वो चल रहा है, तो अगर उस पीछे आप देखें तो वो कंडेंसर जो हीट रिमूव करता है तो वो वेस्ट होता है, वो वेस्ट होकर सराउंडिंग में जाता है, तो वही वेस्ट हीट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्योंकि नेगेटिव इसलिए कि हीट हमारे पास वेस्ट हो रही है। और जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो आप हीट किस लिए देते हो कि वर्क हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजन की बात करें, उधर आप फ्यूल एंटर करते हो, फ्यूल बाहर से एनर्जी एंटर करते हो, हीट एंटर करते हो, तो हीट से आपका शाफ्ट चलेगा, आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलेगी। तो ये आपने बाहर से अंदर हीट एक यूज़फुल काम के लिए सिस्टम के अंदर कर दिया, लिहाजा ये हम पॉजिटिव लेंगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो एक एमसीक्यूज मस्ट आता है। ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है, अगर आपके पास दो बॉडी अगर आपके पास दो बॉडीज़ है, किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो वही दो बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह इसको मैयर करते हैं। ठीक है, ज़ीरो लॉ से। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर आप सिस्टम में हीट दोगे तो वही हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और साथ यूज़फुल वर्क भी होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि वर्क, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ खुद पहुँच जाएगा, लेकिन अगर आपने हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक लेके जाना है तो उसके लिए आपने एक्सटर्नल वर्क आपको करना पड़ेगा। और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट जाएगा तो वो 100% यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा वेस्ट होगा हीट का। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज़ नॉट 100%, इसका यही मतलब है। देखो कार्नोट साइकिल अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ उसकी आ जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है ना कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट्स है। ये जो स्टेटमेंट है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज़ नॉट 100%, इसे कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, और एक केल्विन स्टेटमेंट है, उसका भी मीनिंग यही है। नेक्स्ट आते हैं सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। इससे एक मस्ट आते हैं। सेंसिबल हीट वही है जो आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो, जो सेंस कर सकते हो, ख्वाह वो लिक्विड का हो, वेपर का हो। और लेटेंट हीट पेस चेंज से रिलेटेड है। पेस चेंज, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट दे रहे हो, उसका हीट मज़ीद नहीं बढ़ता, इसका टेम्परेचर मज़ीद उसका नहीं बनता, तो उसको आप वो टेम्परेचर पेस चेंज होने में सर्व होता है। वो हीट पेस चेंज होने में सर्व होते हैं। तो उस हीट को आप क्या कहोगे? उस हीट को आप कहोगे सेंसिबल ही, सॉरी लेटेंट हीट, जो पेस चेंज से रिलेटेड हो। सही है। तो सेंसिबल हीट जिसको आप मेजर कर सकते हो, लेटेंट हीट वो हीट है जो पेस चेंज से रिलेटेड हो, जो बॉन्ड्स को टूटने में जो हीट लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक पेस दूसरे लिक्विड से वेपर या वेपर से सुपर हीटेड वेपर्स, जो भी पेज आपका चेंज होता हो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब क्रिटिकल फिनोमेना क्या है? वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर वही टेम्परेचर होता है जिस के अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, इस तरह भी आप कह सकते हैं। या क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली लिक्विड वेपर्स में विदाउट पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ वेपर प्लस लिक्विड, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, और उस स्टेज पर जो भी वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। प्रोसेस से एक MCQ मस्ट आता है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। वो प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम के अंदर हीट का इन आउट ज़ीरो हो। आइसोकोरिक वही प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट हो, जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स्ड हो। आइसोबैरिक वही सिस्टम जिसमें सिस्टम का प्रेशर अनचेंजेबल हो, प्रेशर ज़ीरो हो, जिस सिस्टम में प्रेशर चेंज ज़ीरो हो। असल में थ्रोटलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एंटाल्पी चेंज ज़ीरो हो। आइसेंटाल्पिक वो प्रोसेस है जिसमें एंटाल्पी चेंज ज़ीरो हो। थ्रोटलिंग और आइसेंटाल्पिक जो है दोनों सेम प्रोसेस होते हैं। आइसेंट्रोपिक वही प्रोसेस होता है जिसमें एंट्रोपी चेंज ज़ीरो। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी, इस पे भी मस्ट एक MCQ होता है। तो स्पेसिफिक हीट वही इस फार्मूले की मदद से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T, ठीक है। अब इधर से अगर मैं इधर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास C आ जाएगा Q डिवाइड बाई m डेल्टा T। इसका यूनिट में लिखूँगा तो किलो जूल पर kg डॉट केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट वही हीट होता है किसी भी सब्सटेंस का। 1 kg सब्सटेंस ले लो, किसी भी आयरन ले लो या वाटर ले लो या किसी और लिक्विड को ले लो, 1 kg लिक्विड ले लो, ठीक है। और उसका आप एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ। किसी 1 kg लिक्विड का आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ तो 1 kg लिक्विड का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है तो उस एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जो कि एक तमाम के तमाम सब्सटेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आयरन है आपके पास, उसका अमाउंट मास जितना भी है, बड़ा है कम है, उसका स्पेसिफिक हीट सेम होगा। और दूसरी ये बात है कि हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी कहलाएगी, मतलब एक बॉडी कितना हीट ऐड कर सकता है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करते हैं। देखो, अगर आपके साथ एक आयरन का पीस पड़ा है 2 kg और वही आयरन का पीस आपके पास पड़ा है 50 kg, तो 2 kg जल्दी हीट अप हो जाएगा और 50 kg बहुत बाद में हीट हो जाएगा। मतलब 2 kg जो मास है आयरन का, उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और जो 50 kg है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। तो हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन है, जूल पर केल्विन यूनिट है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक करते हो, एक यूनिट मास के लिए लेते हो, तो फिर आपने kg भी लगाना होगा। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक टर्म आपके पास आ जाता है। लिक्विड और सॉलिड के लिए ये आलमोस्ट सेम होता है, लेकिन गैसेस के लिए Cp और Cv में डिफरेंस है। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपके पास वर्क ज़ीरो होता है। जब वर्क ज़ीरो होता है, जितना भी आप हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगेगा। जबकि कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन भी होता है, तो एक इजाफी टर्म वर्क डन के लिए एक्स्ट्रा हीट चाहिए होता है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर आपका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से।
अब सी पी को सी वी पे अगर आप डिवाइड करो तो उसे गामा कहते हैं। देखो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बड़ा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको रीअरेंज करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। थर्मोडाइनमिक्स सेक्शन में लास्ट एमसीक्यूज है कि थर्मोडाइनमिक साइकिल से एक एमसीक्यूज मस्ट आता है कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल आपके साथ एक बेसिक साइकिल है, बाकी तमाम साइकिलों का जो प्रिंसिपल है वो कार्नोट साइकिल से मिलता जुलता है, क्योंकि कार्नोट साइकिल से ये सारे जो साइकिल है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। कार्नोट साइकिल क्या है, आपके पास एक हाई टेम्परेचर सेक्शन होता है, नीचे लो टेम्परेचर सेक्शन होता है, अंदर आपके पास इंजन है वो वर्क करेगा, आपके पास आउटपुट वर्क देगा। तो ये कार्नोट साइकिल एक बेसिक साइकिल है। रैंकाइन साइकिल अगर आप देखें ये यूज़ होता है स्टीम पावर प्लांट्स में, जहाँ पे स्टीम से बिजली बनती है। इसमें एक आपके साथ बॉयलर होता है, एक टरबाइन होता है, एक कंडेंसर होता है और एक पंप होता है। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। इसका यूज़ स्टीम पावर प्लांट में है। ब्रेटन साइकिल में हीट रिड्यूशन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो इस तरह स्टर्लिंग में जो हीट रिड्यूशन है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। एरिक्सन ऑटो साइकिल जो मोटरसाइकिल का इंजन है उसका ये ऑटो साइकिल पे काम करता है। डीजल साइकिल ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिड्यूशन होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होती है। डीजल साइकिल में आपके साथ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिड्यूशन होती है, और डुअल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम दोनों पे हीट रिड्यूशन होती है। लेनोर साइकिल में आपके पास 3 प्रोसेस होते हैं। बाकी तमाम साइकिल में कार्नोट में 4 प्रोसेस है, रैंकाइन में 4, ब्रेटन में 4 है, स्टर्लिंग में, एरिक्सन में, ऑटो में भी 4 है, डीजल में भी 4 है। डुअल में आपके साथ 5 प्रोसेस है और लेनोर में आपके पास 3 प्रोसेसर है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेशन साइकिल या एयर कंडीशनिंग जो साइकिल होती हैं वो रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसका अपोजिट पावर साइकिल है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और पावर साइकिल में यही फ़र्क है कि इसमें कंपोनेंट्स और जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम है, लेकिन एम्स डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सेक्शन में हमारा एम होता है कि एक कंपार्टमेंट का या एक रूम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से कम रखे, रूम को ठंडा रखे। जबकि इसका अपोजिट जो पावर साइकिल होता है उसमें हमारा एम यही होता है कि रूम को गर्म रखें। तो दोनों का प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल और अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं ना, वे रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपके साथ एक कंडेंसर होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक इवेपोरेटर होता है, एक एक्सपेंशन वेल होता है। पावर साइकिल में भी वही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एम हमारा जो एम है ऑब्जेक्टिव वो डिफरेंट। तो ये थर्मोडायनेमिक का सेक्शन हो गया। इंशाल्लाह मास ट्रांसफ़र सेक्शन में भी मिलते हैं सेकंड वीडियो में।